नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पन्याल स्टडी कैप्सूल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम फिजिकल एजुकेशन टीचर का, पोस्ट कोड 571। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था हमीरपुर बोर्ड के द्वारा और डेट थी 10 जून 2017। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इस एग्ज़ाम में पूछे गए जीके के कुछ एक क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 50+ क्वेश्चन इसमें रहेंगे, तो वो सभी के सभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल कम्स व्हेन मेज क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। इनमें से कौन सा त्योहार है जो मक्की की फसल तैयार होने पे आता है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी। तो वो जो फेस्टिवल है वो आपका शहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग डेट्स हिमाचल प्रदेश बिकेम ए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी। तो निम्न में से किस तिथि को हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए 15 अप्रैल 1948 को। या आपसे कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस कब बना था। तो आंसर सेम ही होगा, 15 अप्रैल 1948 को। और हमारे जो पहले चीफ कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के वो थे NC मेहता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द एम्बलम ऑफ द इंपीरियल चोलाज वॉज। तो चोल साम्राज्य का प्रतीक क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो इनका जो प्रतीक था वो था टाइगर यानी कि शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट मेडिवल रूलर टू प्रोपाउंड द डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप वॉज। तो पहला मध्ययुगीन शासक जिसने राजा की देवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वे राजा कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी उनका नाम था बलबन। बलबन की बात करें तो ये गुलाम वंश से रिलेटेड थे, गुलाम वंश के शासक थे। और इन्होंने सुल्तान की प्रतिष्ठा बनाने के लिए जो यहाँ पे बात की गई है, इन्होंने 2 सिस्टम चलाए थे जिन्हें कहते थे सेजदा और एक था पाबोस। सेजदा का मतलब था घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, और पाबोस में क्या होता था पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। तो ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो प्रथाएं हैं वो किसके द्वारा चलाई गई थी। तो वो भी बलबन के द्वारा ही चलाई गई थी जो बिलोंग करते थे गुलाम वंश को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, द विजयनगर एम्पायर वॉज फाइनली एस्टिंग्विश्ड बाय द। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम रूप से किसके द्वारा विलुप्त कर दिया गया था। तो क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मराठाओं के द्वारा। ऑप्शन ए मराठाओं के द्वारा इसका करेक्ट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो यहां से कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी हरिहर और बुक्का, 2 भाई थे उनके द्वारा की गई थी। और ये जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1336 ईस्वी में, और इसकी राजधानी थी हम्पी। ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे था। और यहाँ पे एक त्योहार मनाया जाता है काफी फेमस जो था महानवमी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द राजपूत स्टेट डिड नॉट एक्सेप्ट अकबर्स सुजनिटी। इनमें से कौन से राजपूत थे जिन्होंने अकबर का अधिराज्य स्वीकार नहीं किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो उन राजा का नाम था राणा प्रताप ऑफ मेवाड़। तो मेवाड़ के जो राजा थे राणा प्रताप, उन्होंने अकबर का अधिराज्य स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु वर डेरोजियोस। डेरोजियो कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, इंग्लिश एजुकेटेड बंगाली यूथ। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले बंगाली युवाओं को कहा जाता था डेरोजियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु एस्टेब्लिश्ड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन पूना इन 1905।
तो यहाँ पे आपके पास प्लेस भी इंपॉर्टेंट है पूर्णा, और डेट भी इंपॉर्टेंट है, और सोसाइटी का नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले, जो गुरु थे महात्मा गांधी जी के, तो इन्हीं के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो यहाँ पे हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, चाहे इनका नाम, सोसाइटी का नेम, कहाँ पे स्थापना इसकी हुई थी, कब हुई थी, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट वॉज, तो पहला भारतीय सिविल सेवक कौन था? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, उनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन ए, एस.एन. बनर्जी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फ्लोइंग वॉज द फर्स्ट कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा पहला एक सांप्रदायिक संगठन था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, तो वो था मुस्लिम लीग। ऑप्शन डी, मुस्लिम लीग इसका करेक्ट आंसर है। बात करें मुस्लिम लीग की तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुस्लिम लीग इसकी स्थापना हुई थी 1906 में, और जो मेन पर्सन थे इसके फाउंडर में वो थे आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है, ये कुछ एक प्रमुख थे इसमें। और इसकी स्थापना हुई थी ढाका, बांग्लादेश में, और इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो कराची में हुआ था। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन ए, तो वो है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। और बात की जाए इसी क्वेश्चन की, तो आपका जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है इसे गंगीज डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। जो आप काफी लोगों ने यही नाम सुना होगा, सुंदरवन डेल्टा, तो वही वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, और इसी का नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, और इसे द बंगाल डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो मे भी क्वेश्चन में आपको नाम से कंफ्यूज कर दे कई बार, वैसे आपको मैक्सिमम टाइम यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा देखने को मिलेगा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट इज नोन एज, रेत, क्ले तथा सिल्ट का जो मिश्रण होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लोम। लोम यानी दोमट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका, यह है मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द ट्रोपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, तो जो कर्क रेखा है वो कहां से गुजरती है इंडिया में? तो 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए अहमदाबाद यानी कि गुजरात। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई बार आपसे स्टेट पूछी जाती है, तो टोटल 8 स्टेट है जिनमें से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। और कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी जो हमारे पास इमेजरी लाइन है, एक आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एक आपके पास इक्वेटर होती है, और एक आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है, मकर रेखा जिसे हम कहते हैं। तो सबसे ऊपर आपके पास होती है कर्क रेखा, उसके बाद आपके पास इक्वेटर होता है जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, और उसके बाद आपके पास होती है मकर रेखा। तो इंडिया आपका काफी ऊपर है, ठीक है, इंडिया आपका यहाँ जैसे है, तो ना तो इंडिया से इक्वेटर गुजरता है, ना ही कैप्रिकॉर्न गुजरती है मकर रेखा, सिर्फ इंडिया से कर्क रेखा गुजरती है, और इंडिया की 8 स्टेट में से गुजरती है वो। तो उन स्टेट के नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको स्टेट के नाम भी यहाँ पे बता देता हूँ, तो आप नोट कर सकते हैं साथ साथ में। तो फर्स्ट आपके पास स्टेट है राजस्थान, सेकंड गुजरात, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ आपके पास छत्तीसगढ़, फिफ्थ झारखंड, सिक्स्थ वेस्ट बंगाल, सेवंथ त्रिपुरा, और एट्थ आपके पास मिजोरम। तो ये आपके पास 8 स्टेट है जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट 14, विच ऑफ द फ्लैंग इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट कोल, तो सफेद कोयले के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं व्हाइट कोल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, बम्बू इज, बांस क्या चीज है? तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ये क्या है, घास ट्री, ग्रास ट्री।
तो क्वेश्चन 16, द मैक्सिमम एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन इज फाउंड इन, तो कपास की खेती के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पे आता है? 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ये आता है गुजरात में। तो ऑप्शन ए गुजरात इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, द भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज कॉज्ड बाय, तो किस गैस की वजह से हुई थी हुई? तो 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तो ये थी मिथाइल आइसोनाइड के द्वारा, मिथाइल आइसोनाइड गैस थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, और कमेंट करके बताइए कि उस दिन तारीख क्या थी, कौन सी ईयर में ये गैस ट्रेजेडी हुई थी भोपाल में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और काफी बार ये क्वेश्चन एचएस में पूछा गया है, खास करके इसकी डेट पूछी जाती है, एग्जैक्ट डेट। क्वेश्चन नंबर 18, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, तो इनमें से कौन है जो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट नहीं किए जाते? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके पास क्या है? तो ऑप्शन बी आपके पास क्या है? स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये अपॉइंट नहीं किए जाते गवर्नर के द्वारा। बाकी आपकी स्टेट एडवोकेट जनरल जो आजकल है अशोक शर्मा, और स्टेट काउंसिल मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये सभी अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को छोड़ के। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इन इंडिया देयर इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सेप्शन ऑफ, भारत में सेंटर हो चाहे फिर स्टेट हो, सभी के लिए एक संविधान है। कौन सी स्टेट को छोड़ के? तो वो स्टेट है आपकी जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, और आर्टिकल 370 के तहत आपका जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट 20, द 11th शेड्यूल, टोटल हमारे पास 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूचियां हैं, तो उसमें जो 11th शेड्यूल है वो रिलेटेड टू है पंचायत, और उसमें टोटल कितनी आइटम्स इंक्लूड की गई है? तो पंचायती राज सिस्टम में आपकी टोटल 29 आइटम है। तो ऑप्शन डी 29 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आवाज क्या है? 21, विच वन ऑफ द फ्लोइंग यूनियन टेरिटरी हैज ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, तो इनमें से कौन सा हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, अपना हाई कोर्ट है? तो है दिल्ली का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बाकी पांडुचेरी की बात करें तो इसका अपना हाई कोर्ट नहीं है, इसका हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु में। चंडीगढ़ का भी नहीं है, इसका हाई कोर्ट है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। लक्षद्वीप की जो जुडिशरी है हाई कोर्ट है वो है कर्नाटक हाई कोर्ट। तो कई बार आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट 22, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स रेस्ट विद, तो निर्वाचकीय नामावली तैयार करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसके पास होती है? तो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन सी, द इलेक्शन कमीशन। तो ये किसके पास होती है? इलेक्शन कमीशन के पास। नेक्स्ट 23, विच वन ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन इंडिया एग्रीकल्चर, तो भारतीय कृषि में निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी सामान्यतः पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। 24, हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उनका नाम है अरविंद पनागरिया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो कमेंट करके बताइए कि एट प्रेजेंट नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है वो कौन है, और इसके जो चेयरमैन रहते हैं वो हमेशा ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहते हैं, यानी आज की डेट में कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग ये बना था आपका 2015 जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन की जगह। नेक्स्ट 25, रीजनल रूरल बैंक आर ओन बाय, आरआरबी किसके द्वारा ओन किए जाते हैं? 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जॉइंटली बाय ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव मतलब आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और स्पॉन्सर बैंक के द्वारा, तो इन सभी के द्वारा ये ओन किया जाता है आरआरबी। नेक्स्ट 26,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ एशियन। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो एशियन की मेंबर नहीं है। अगर आपने मेरी अभी हाल ही में मैंने एक एग्जाम डिस्कस करा था हाई कोर्ट का, जो अभी 14 अप्रैल 2019 के दिन हुआ था, तो उसमें ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो एशियन में आपकी टोटल 10 कंट्री मेंबर है और इसका हेडक्वार्टर आपका जकार्ता इंडोनेशिया में। और इसका मेंबर कौन नहीं है, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 27 हु हैज बीन कन्फर्ड द फर्स्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू वुमेन क्रिकेटर बाय बीसीसीआई इन मार्च 2017। तो ये कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो 2017 के, बट मैं आंसर यहाँ पे बता देता हूँ। तो 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उनका नाम था शांता रंगास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन की 28 है। इफ इन ए कोड कॉपस इज रिटन एज, आपके पास एक कोड दिया गया है, देन टोडर इज रिटन एज इन द सेम कोड। आपके पास पहले एक वर्ड दिया गया है और कुछ कोड के माध्यम से उसे इस तरीके से लिखा गया है। तो अब नेक्स्ट आपको एक और वर्ड दिया गया है, आपको बताना है कि इसे उस सेम कोड में किस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपके पास क्या किया गया है, फर्स्ट आपके पास है CORPUS। तो इसमें सिंपली क्या है, पहले +2 फिर -2 +2 -2 +2। तो ये आपके पास सिंपली पैटर्न फॉलो किया है, +2 -2 +2 -2। अब ये +2 -2 क्या है, आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपके पास अल्फाबेट दिया गया है उसमें आपको +2 यानी 2 अल्फाबेट आपको नेक्स्ट उसके लिखने हैं। जैसे सी की बात करें तो सी में अगर +2 करेंगे तो आपके पास डी और ई आपके पास आ जाएगा। ओ में अगर आप -2 करोगे तो -2 करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, उसके पहले एन आता है, उसके पहले आपके पास एम आ जाएगा। ठीक है। आर में +2 करना है आपको, +2 करेंगे तो आपके पास टी आ जाएगा। उसके बाद पी है, पी में -2 करेंगे तो आपके पास एन आ जाएगा। यू है, यू में +2 करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। एस में -2 करेंगे तो आपके पास क्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सिंपली क्या करना है, +2 करना है या फिर -2 करना है, यानी अल्फाबेट जो नेक्स्ट अल्फाबेट आने वाले हैं उनको सिंपली लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास वर्ड क्या है, टोडर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, +2। तो अगर आप सिंपली इसमें +2 करोगे तो टी में अगर हम +2 करते हैं तो आपके पास आ जाएगा वी। टी की बात कहता है यू 1 हो गया, वी आपके पास 2 हो गया। नेक्स्ट आपके पास है ओ। ओ से आपको क्या करना है, -2 करना है। -2 करेंगे तो आपके पास ओ से पहले एन आता है, उससे पहले आपके पास एम आ जाएगा। नेक्स्ट है डी। डी में +2 आप करोगे तो डी के बाद आपके पास क्या, ई और एफ। फिर से डी है, डी में -2 करेंगे तो आपके पास बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है ई। ई में आपको क्या करना है, +2 करना है, तो +2 करेंगे आपके पास जी आ जाएगा। नेक्स्ट है आर। आर में आपको -2 करना है तो आपके पास आ जाएगा पी। तो इस तरह से आपके पास कोड जो फॉर्म होता है वो है ऑप्शन ए, VMPFPGP। नेक्स्ट 29 आपके पास क्या है, इफ इन ए नॉन लीप ईयर। तो लीप ईयर आपके पास क्या होता है, जिसमें आपके पास एक एक्स्ट्रा डे होता है, यानी जिसमें फरवरी में आपके पास 29 डेज होते हैं। तो उसमें क्या बोला है, इफ इन ए नॉन लीप ईयर इफ इट इज ट्यूसडे ऑन 28 फरवरी, यानी आपके पास 28 फरवरी को क्या है, ट्यूसडे है। नेक्स्ट जो 1 तारीख आएगी उसमें आपके पास क्या रहेगा, वेडनेसडे रहेगा। तो पूछा क्या है, देन व्हाट विल द डे ऑन 28 मार्च। तो 28 मार्च को आपके पास कौन सा दिन रहेगा। तो देखिए अगर आपके पास कोई नॉन लीप ईयर है, अगर 28 फरवरी को आपके पास ट्यूसडे है तो 28 मार्च को भी क्या होगा, आपके पास ट्यूसडे ही रहेगा। तो 29 का जो करेक्ट आंसर है आपके पास यहाँ पे वो है ऑप्शन सी, ट्यूसडे। तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपके पास नंबर दे देंगे 1991, ठीक है, ईयर दे देंगे, अलग अलग ईयर आपके पास दे देंगे और आपको सिंपली बोलेंगे कि इसमें पता लगाइए कि इसमें से कौन सी लीप ईयर है, कौन सी लीप ईयर नहीं है। तो उसका आपको सिंपली सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको सिंपली उस नंबर को डिवाइड करना है 4 से। जो 4 से डिवाइड हो जाएगा वो आपके पास लीप ईयर रहेगी, जो 4 से डिवाइड नहीं होगा वो आपके पास नॉन लीप ईयर रहेगी।
तो इस तरह से भी काफी क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 30, पॉइंटिंग टुवर्ड अ मैन इन ए फोटोग्राफ अ वुमन सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आराम से इसको रीड कर सकते हो। ये जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस से ही सॉल्व होते हैं। तो 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तो इसका आंसर आएगा आपके पास सिस्टर। तो आप इसको खुद ट्राई कीजिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन किया 31, श्याम इज 18 नंबर फ्रॉम द अपवर्ड इन ए क्लास ऑफ 38 स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट कितने 38 और श्याम का नंबर है 18 अपवर्ड से। व्हाट विल बी हिज नंबर ऑफ रो डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड से उसका नंबर कौन सा होगा। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, आंसर है इसका ऑप्शन ए 21st। नेक्स्ट 32, रमेश इज टॉलर देन अजय, विजय इज टॉलर देन सुरेश एंड रमेश हु इज शॉर्टेस्ट। तो यहाँ आपके पास सुरेश के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसलिए हम नहीं बता सकते कि कौन शॉर्टेस्ट है। तो इस वजह से जहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये बताया नहीं जा सकता। 33, सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु नोज मैनी लैंग्वेज। एक ऐसा आदमी जो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखता है, तो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो 33 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए लिंग्विस्ट। नेक्स्ट 34, एयर इज टू मैन एज वाटर इज टू। तो 34 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए प्लांट्स। एयर इज टू मैन वाटर इज टू प्लांट। 35, करेक्ट स्पेलिंग इज। तो अचीवमेंट की करेक्ट स्पेलिंग आपके पास कौन सी है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए ACHIEVEMENT। नेक्स्ट 36, एंटोनिम ऑफ द वर्ड कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है किसी चीज को मान लेना, किसी चीज को स्वीकार कर लेना। तो यहाँ जो इसका एंटोनिम है यानी ऑपोजिट वर्ड है वो है कंसील, यानी किसी चीज को छुपाना। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सिनोनिम ऑफ द वर्ड मीगर। तो मीगर का आपके पास मीनिंग होता है कमजोर, पतला या थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम है वो आपके पास है स्कैंटी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसका मतलब होता है आपके पास है कम, छोटा, कमजोर, पतला। नेक्स्ट 38, आंख उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो 38 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बुरी दृष्टि से देखना। 39, व्यर्थ न जाने वाला, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। व्यर्थ न जाने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो 39 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी अमोघ। नेक्स्ट 40, दशानन में कौन सा समास है। तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ये है बहुव्रीहि समास। 41, प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए प्रति प्लस अक्ष। नेक्स्ट 42, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो 42 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी शंख। शंख आपके पास यहाँ पे शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट आपके पास करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पे हैं 139 से। हिमाचल जी के कुछ क्वेश्चन यहाँ है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लिस्ट एरिया अंडर फ्रूट कल्टीवेशन। तो हिमाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जहां पे फलों का उत्पादन सबसे कम होता है, कम क्षेत्रफल पे होता है। तो 193 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तो आपके पास डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति। नेक्स्ट 194, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस रोहतांग पास इज लोकेटेड। तो इनमें से कौन सी पर्वतमाला है जिसमें आपका रोहतांग दर्रा है। तो 194 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पीर पंजाल रेंज। तो पीर पंजाल रेंज में आपका आता है रोहतांग पास। 195, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट किंग ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है वहां के पहले राजा कौन थे। तो 195 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अजमेर सेन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है
और यही फाउंडर है मंडी रियासत के। 196 विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जहां पे सबसे अधिक वर्षा होती है। तो 196 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। 197 फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग पासेस सतलुज एंटर हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सा दर्रा है जिसमें से सतलुज नदी हिमाचल में प्रवेश करती है। तो यह आपका शिपकी लाल पास। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है और ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। नेक्स्ट 198 है विच ऑफ द फ्लोइंग लेक इज फेमस नोन एज मिनी स्विट्जरलैंड। तो इनमें से कौन सी झील है जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो 198 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, खजियार लेक डिस्ट्रिक्ट चंबा। और मेरा आप लोगों से यहाँ क्वेश्चन है कि बताइए कि किसने सबसे पहले कहा था खजियार लेक को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से, जिस वजह से हम इसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। तो इसके पीछे कौन पर्सन थे। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट 199 द इंडस्ट्रियल स्टेट ऑफ परमाणु इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो जो परमाणु है इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो 199 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी। तो ये है आपकी डिस्ट्रिक्ट सोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 200 विच ऑफ द फ्लोइंग हाइड्रो प्रोजेक्ट इज नॉट रिलेटेड विद ब्यास रिवर। तो इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट है जिनका संबंध डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ब्यास रिवर के साथ नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास ऑप्शन बी गुम्मा। बाकी जो आपकी बस्सी, लाजी और बनेर है, ये तीनों का संबंध आपके पास है ब्यास रिवर के साथ। बात करें गुम्मा हाइड्रो प्रोजेक्ट की, तो ये आपका बना है गुम्मा नाला पे, जो ट्रिब्यूटरी है पवन नदी की, और ये पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला में। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और कमेंट करके बताएं कि एग्जाम का लेवल आपको कैसा लगा, इजी, मॉडरेट और हार्ड। तो थैंक यू सो मच।